सबसे पहले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एवं अन्य देश के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन देश के युवाओं के दिलों की धड़कन और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद भाई संजय सिंह जी, पंजाब से लोकसभा के अंदर सांसद भाई भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सभाजीत जी, सभी किसान खाप के नेतागण, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जिलों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। और आज मैं किसान साथियों से, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ये परीक्षा की घड़ी है। आजकल आप सोशल मीडिया पे एक कविता पढ़ते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते होंगे, जिसमें वो कहते हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमें बड़ी देर से समझ आया, वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जब प्रधानमंत्री बनूंगा मैं खुद ही देश को बेचूंगा। एक वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि रेलवे से मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और जो लोग कहते हैं रेलवे बिक रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आज तो सचमुच में रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, बंदरगाह बिक रहे हैं, गैस कंपनियां बिक रही हैं, बैंक बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बिक रही है। मैं एक बात आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, और किसान भाई इस बात को शायद मानेंगे भी, कि अगर कोई किसान बच्चों के लिए 100 बीघा जमीन छोड़ के जाता है और उसके बच्चे अगर उस 100 बीघा जमीन में से 90 बीघा जमीन को बेच दे, तो उसके बाद ऐसे पुत्र को कपूत कहते हैं, कपूत। तो देश की संपत्ति को बेचने वाले एक बार अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। मुझे लगता है उन्हें देश के लोगों से प्यार नहीं है, उन्हें अपने पूंजीपति दोस्तों से प्यार है। किसानों के संदर्भ में जो 3 काले कानून आए, जब तक इन कानूनों का कच्चा मसौदा भी तैयार नहीं था, तब उनके बड़े बड़े पूंजीपति दोस्तों ने बड़े बड़े भंडारण केंद्र बना लिए थे। तो उन बड़े बड़े पूंजीपति जो मोदी जी के मित्र हैं, उनको कैसे पता चल गया कि कृषि से संबंधित 3 कानून आने वाले हैं, और जो भंडारण की एक सीमा होती थी, सीमा से अधिक भंडारण करने पर मुकदमा दर्ज होता था, कालाबाजारी बैन थी, भंडारण करने वाले को जेल जाना होता था। उनको यह पता कैसे चल गया कि कानून आने वाले हैं और भंडारण की सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा, जितना चाहे उतना भंडारण कर लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि यह भंडारण की जो सीमा हटाई गई है, मोदी जी ने अपने मित्रों के लिए हटाई है। तीनों के तीनों काले कानून मोदी जी अपने मित्रों के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने न केवल किसानों का गला घोटने का काम किया है, मैं समझता हूं देश के सभी लोगों का गला घोटने का काम किया है। जब भंडारण की सीमा खुल जाएगी, उसके बाद पूरे देश का किसानों से अनाज खरीद के ये बड़े बड़े पूंजीपति अपने भंडारण केंद्रों में जमा कर लेंगे,
और जब जनता को उसकी जरूरत पड़ेगी और मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, फिर उसी को कई गुना ज्यादा कीमत पर वो लोग बेचने का काम करेंगे। आपने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी और भी कई पुरानी फिल्में देखी होंगी, जिसमें बड़े बड़े सेठ पूरे देश का अनाज अपने भंडारण केंद्र में बंद कर लिया करते थे और उसके बाद कई गुना दाम पर उसको बेचते थे। उसी तरह की काला बाजारी को आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लीगलाइज कर दिया, उसको कानूनी मान्यता दे दी। लेकिन आप सब लोग, एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सब सुनने आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले पूरे देश के लोग, अब से 40-50 साल पहले पब्लिक स्कूल नहीं हुआ करते थे, केवल सरकारी स्कूल हुआ करते थे। अमीर हो या गरीब हो, सबके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे। और जिस गरीब से गरीब परिवार के बच्चे के अंदर प्रतिभा हुआ करती थी, वो अपनी मेहनत के, काबिलियत के दम पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की तरह लिखने का काम करते थे। फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि एक के बाद एक लगभग 40 साल से प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल बर्बाद होते चले गए। टीचरों की भर्ती बंद कर दी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा। जब पूरे देश में एक ऐसा अंधकार का वातावरण बन गया कि अब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ऐसे में देश के अंदर एक उजाले की किरण के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली से निकल कर आए, जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अपने टोटल बजट का 26% खर्च करके इतना बेहतरीन बना कि आज बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा तो जा सकता है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा तो जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह नीयत होनी चाहिए। उनके अंदर नीयत है तो उन्होंने करके दिखा दिया। अगर दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, उससे ऊपर सस्ती हो सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली सस्ती नहीं हो सकती? अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकते? एक्चुअली इनकी नीयत नहीं है ठीक करने की। इनको लगता है वोट तो जाति के धर्म के नाम पे मिल जाएगा। इन्होंने लोगों को के बीच में नफरत पैदा कर दी है, आपस में दरारें पैदा कर दी है, यूपी को जंगल राज में तब्दील कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश को बचाने की बारी है और देश को भी बचाने की बारी है। अब देश का नेतृत्व, मैं समझता हूं समय आ गया है, माननीय अरविंद केजरीवाल देश का नेतृत्व करेंगे और देश को बचाने का काम करेंगे। तो इन शब्दों के साथ, चूंकि सब लोग माननीय अरविंद जी को सुनने के लिए आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।